मैं मृगनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए एडिसन इंस्टीट्यूट के संचालक और उनके एक सहयोगी से वर्तमान शैक्षणिक हालात पर कुछ चर्चा करते हैं, जिसके कुछ अंश निम्नलिखित होंगे। जी सर, आप बताएं, एक सवाल है हमारा कि कोरोना काल के बाद शैक्षणिक हालात पर आप कुछ प्रकाश डालिए, वर्तमान पोजीशन पर और वर्तमान स्थिति पर क्या आपका राय है? एजुकेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे बच्चे स्टूडेंट जो है पहले से तैयार नहीं थे। ऑनलाइन जो एजुकेशन चलाया गया है वो एक्चुअली एकदम से उनके लिए सरप्राइज था। ठीक है, वो प्रिपेयर नहीं थे, बहुत सारे टीचर्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो एक नया टेक्नोलॉजी उनको अडाप्ट करना था। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हुई शुरू में, फिर धीरे धीरे आ गया उनको। लेकिन जैसे ऑफलाइन एजुकेशन होता है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन होता है, उसमें काफ़ी फ़र्क है। इंडिया भी उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाई, सब कुछ नया। जी हाँ सर। देश में तो वो यूज टू हैं इन सब चीज़ों से, लेकिन यहाँ के बच्चे इन सब चीज़ों को पता नहीं था। ठीक है, और जैसे पास आउट करा दिया बहुत सारे बच्चों को, तो इससे क्या हो, जो एक सिस्टम था एजुकेशन के इकोसिस्टम, वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ चुका है। अभी भी खुले नहीं बहुत सारे स्कूल। छोटे बच्चों को तो और सबसे ज़्यादा दिक्कत है, उनके तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ले जा पाए। जी। ठीक है, क्योंकि 4-5 घंटे फ़ोन के सामने छोटे बच्चे, दिक्कत हो जाती है उनको, उनका आइस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है ना। तो छोटे छोटे बच्चों का तो उनका तो साल ही वेस्ट हो गया। ठीक है, बड़े बच्चों को कैसे आप बताइए सर। सर, आपसे एक अगला सवाल है हमारा कि आप इस इंस्टीट्यूशन में कब से पढ़ा रहे हैं और क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? इस कोरोना काल में आपके सब्जेक्ट पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? पहले तो ये कि मेरा नाम अंशु है, मैं ईस्ट वैली में रहता हूँ और मैं ये एडिसन इंस्टीट्यूट राजगढ़ में है। मैंने यहाँ अक्टूबर से पढ़ाना शुरू किया है, लास्ट ईयर से। जैसे जैसे लॉकडाउन के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हुए, वैसे वैसे थोड़े बहुत इंस्टीट्यूट छोटे मोटे वो खुलना शुरू हुए। तो अगर इसकी बात करें कि जिस तरीके से जितने भी सेक्टर्स थे, उन सबको कहीं ना कहीं झटका लगा था लॉकडाउन से। उसमें ये एक जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत बड़ा झटका लगा। अगर हम बात करें कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा है टीचर्स को, स्टूडेंट को, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन का यूज़ अच्छे से आता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल टीचर्स है, जो पुराने जमाने के टीचर्स है, जो बहुत पहले से पढ़ाते थे, अगर हम उनको बोले कि सर आपको फ़ोन से पढ़ाना है, तो ये थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट था टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स फ़ोन से पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ वायरल हुई थी जिसमें जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसमें बच्चे कहीं ना कहीं टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते। जो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जो डिग्निटी होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, वो डिग्निटी कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर खत्म होती है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो बहुत सारे बिजनेस में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, रिलायंस ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, अडानी ने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, तो उसमें अन अकेडमी और बायजूस ने इस लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितने सारे बच्चे थे, जब इंस्टीट्यूशन बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, हर माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता थी, तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो अन अकेडमी और बायजूस की तरफ चले। और इसी के दौरान, मतलब इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, एक बहुत बड़ा इंडिया का इंस्टीट्यूट है जो बच्चों को आईआईटी और मेडिकल की प्रिपरेशन कराता है, जिसका नाम है आकाश इंस्टीट्यूट। तो बायजूस ने उसको, मतलब पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, ये एजुकेशन की टर्म्स में, अगर एजुकेशन बिजनेस में बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी डील हुई है कि बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को पूरा खरीद लिया। हम इससे ये देख सकते हैं कि जो आने वाला टाइम है वो कैसे हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट जो कोरोना ने 2020 और 21 में छोड़ा है, ये बहुत सालों तक रहने वाला है और उस चीज़ों को नॉर्मल करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। सर, जिस तरीके से मास्टर जी ने कोरोना काल में टेक्नोलॉजी का उपयोग बताया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने ये भी कहा कि टेक्नोलॉजी के आने से रेस्पेक्ट पर फर्क पड़ रहा है, टीचरों के रेस्पेक्ट पर फर्क पड़ रहा है। तो आप इनकी बात से सहमत होंगे कि आने वाला टाइम ऑनलाइन होगा और टेक्नोलॉजी से लैस होगा, उसमें कैसे सामंजस्य बैठेगा टीचर के साथ रेस्पेक्ट और टेक्नोलॉजी के बीच? देखिए,
छोटे बच्चे का क्या है, उनको अभी इफेक्ट वगैरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है। ये चीज़ें तब होंगी जब उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पूरी तरीके से, बड़े बच्चों को लगेगा कि हाँ मुझे पढ़ाई की ज़रूरत है, मुझे क्लासेस की ज़रूरत है, तो वो ढंग से पढ़ेगा, रिस्पेक्ट भी देगा और पढ़ेगा भी, और रेगुलर बेसिस पर क्लास लेगा। छोटे बच्चों को कोई परवाही नहीं होगा, उनको इम्पोर्टेंस नहीं होगा, वो रेस्पेक्ट नहीं देंगे, ठीक है, क्लास अटेंडेंस नहीं लेंगे, बीच में से स्किप करके भाग जाएंगे, या ऐसे प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। सर अगला मेरा सवाल आपसे है दोबारा कि ये कोरोना काल में भी और कोरोना काल से पहले ये सेक्टर, हम कुछ फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। एनुअल अप्रोक्सीमेटली कितने का बजट होता था और अब कितना रह गया, बढ़ा या घटा है? जैसे अगर हम दिल्ली की से बात करते हैं, दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं जी, फिर केजरीवाल की गवर्नमेंट आई, उन्होंने फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फोकस किया था। तो जो बजट एजुकेशन का अलॉट किया था उसमें कहीं ना कहीं, जैसे सूर्य जी ने एक बार बोला था कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है कि अंदर टीचर पढ़ाता कैसे। उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को बनाया। बहुत सारे दिल्ली में एक स्कूल है खिचड़ीपुर और एक ये रोहिणी के, तो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के अंदर आते हैं। अगर एकदम से कोरोना काल में स्कूल को बंद कर दिया जाता है और टीचर सारे घर चले जाते हैं और आप टीचर को ये बोलते हो कि अब आपको ऑनलाइन पढ़ाना है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को थोड़ा सा बोझ तो डालना पड़ेगा किसी न किसी चीज़ की। क्योंकि हम टीचर्स को ये बोलते हैं कि नहीं आप अपनी तरफ से अरेंज कराइए, उनको सैलरी, उनकी सैलरी रोक नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। और प्लस हम ये भी चाहते हैं कि उनको कंटिन्यू करना है। तो सीबीएसई ने भी इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट किया था, यूट्यूब पे चैनल बनाए थे, फेसबुक पे चैनल बनाए थे। लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है उसका वो यही पड़ा है कि आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसा बजट में से कहीं ना किसी और सेक्टर में से निकाल के इस सेक्टर में डाला हो, तब जाके आपने कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन क्लासेस को रन किया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप, मैं ये बोलता हूँ कि 6 महीने बाद आप लॉकडाउन लिफ्ट कर रहे हैं, 3 महीने बाद अगर आप लॉकडाउन को लिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि अकाउंटेबिलिटी कितनी है बच्चों की। जितने बच्चे जो छुट्टी पे चले गए थे, आप हर एक टीचर को पहले उन बच्चों को ढूंढना तो पड़ेगा कि क्या वो बच्चा स्टेट में है, अलाइव है, नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो लॉकडाउन में घर चला गया हो, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं चाहता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने लॉकडाउन की वजह से जिनको अपना एक साल कहीं ना कहीं बर्बाद करना पड़ा। इन सब के लिए भी टीचर घर जाएगा, इंक्वायरी करेगा, पता करेगा, तो ये जो सारा का सारा एक्सपेंसिव है किसको उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि ये कैसे मैनेज किया जाए। मास्टर जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मेरे जहन में आ गया जब ये केजरीवाल जी की सरकार की बात किया। अभी अभी केजरीवाल जी ने एक घोषणा की है कि हम सीबीएसई से अलग हटके एक दिल्ली का अपना बोर्ड बनाएंगे, सीबीएसई से हटके अपना दिल्ली का बोर्ड बनाएंगे। तो मेरा ये जानना, एक हमारे दिमाग में प्रश्न आया कि दिल्ली का सेपरेट सीबीएसई बोर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसमें क्या प्राविधान है, और नहीं हो सकता है तो किन कारणों से नहीं हो सकता है? इसमें एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन और मेरा है कि अगर पहले तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है, जिसको हम दिल्ली सरकार कहते हैं, ये फुल फ्लेज गवर्नमेंट ही नहीं है, तो ऐसी पावर इनके पास कहां से आ गई कि ये कहने लगे कि हम अपना एक दिल्ली बोर्ड बनाएंगे? कृपया इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, बोर्ड बनाने से एक्चुअली ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आप करिकुलम में कोई ऐसा रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लाएं, जैसे हमारे एजुकेशन में और जर्मनी के एजुकेशन में बहुत फर्क होता है। वहाँ पे क्या होता है, एक करियर ओरिएंटेड वहाँ पे एजुकेशन दी जाती है। हमारे यहाँ पे ज्यादातर एजुकेशन क्या है कि मार्क्स ले आओ, ठीक है, अपने एग्जाम्स क्लियर करो, उसके बाद अपने लेवल्स अचीव करो, उसके बाद कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं देते स्कूल की तरफ से कि आपको क्या करना है, कौन से फील्ड में आपको जाना है, या आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। जैसे अभी हाल ही में सिलेबस के अंदर तो चेंजेस करे थे ना कि आप नहीं स्ट्रीम्स के अंदर कि कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स और साइंस या कॉमर्स के अंदर जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं वही लेना है। साइंस वाला बच्चा जो है फैशन डिजाइनिंग कर सकता है। हाँ, उसके अंदर वो अपने सारे सब्जेक्ट्स जो लेना चाहता है वो ले सकता है। जैसे अकाउंट्स वाला बच्चा फिजिक्स भी डाल सकता है, केमिस्ट्री भी डाल सकता है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कि लाइफ में वो आगे क्या करना चाहता है, तो दोनों सब्जेक्ट्स को लेके वो आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो बोर्ड चेंज करने की बात होगी उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब आप सीबीएसई से बिल्कुल हटके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड करिकुलम लेके आओ, उसके अंदर कि करियर ओरिएंटेड कोर्सेज ज़्यादा उसके अंदर डाला जाए, तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगला मास्टर जी, एक और सवाल है कि दिल्ली सरकार की एजुकेशन पॉलिसी से आप सहमत हैं या नहीं है?
आपको ठीक लगती है या केवल चालू खाते में ही चलने वाली है? तो आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें एक लाइन पर जी 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 जी, एक मिनट वासी, चलिए बस बोलिए। आपका जो प्रीवियस क्वेश्चन जी। था वो दिल्ली जो है वो अपना नया स्टेट बोर्ड एग्जाम लेकर आ रहा है, उसको मेरा एक लाइन में ऐड करना चाहता हूँ। हाल ही में हरियाणा ने क्या किया कि अपने स्टेट के लिए 75% जॉब्स को रिजर्व कर, तो कहीं ना कहीं जैसे जो दुष्यंत चौटाला जी थे वो जब नई पार्टी के साथ इलेक्शन में आया तो उन्होंने एक वादा किया और वादा को पूरा करके दिखा दिया, लेकिन हमने बोला था हमने कर दिया। वही चीज कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी पॉलिटिकल लगता है केजरीवाल जी का। उन्होंने चुनावी वादा किया था कि हम दिल्ली का नया शिक्षा बोर्ड लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने वो पूरा करके भी दिखा दिया। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर पहले पूरी फुल स्टेट हुड अगर दिल्ली के पास होता और तब आप ये डिसीजन लेते तो मैं कहीं ना कहीं एग्री, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो इंडिया के अंदर एक्सीलेंट तरीके से काम करता है। दूसरी चीज, जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने पिछले साल ही न्यू एजुकेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इक्वलेंट ही है। अगर आप सीबीएसई को रहने दें उसकी जगह पे और नई और एनईपी को लेकर आए तो वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स तो अब आने वाले हैं, उसमें कोई शायद मुझे लगता नहीं कि कोई बड़ा बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं मैं चुनावी एंगल से कि हमने बोला था हमने नया जो शिक्षा बोर्ड है वो बनाया, लेकिन हाँ ये बच्चों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि आपको डीपीएससी से पढ़ना है या आपको सीबीएसई से पढ़ना, ताकि वो फ्री तरीके से चूज कर सकें। थैंक यू मास्टर जी, आप बड़ा अच्छा। मैं एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्रिजनंदन यादव, थैंक यू साहब।